हेलो बच्चों। आज का प्रश्न है जर्मन यूनिफिकेशन। आज का आंसर आपको बड़ा लग सकता है, बट ध्यान रहे कि अगर आप हेडिंग्स याद करते हैं तो ये आंसर बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है। और सोशल साइंस में आंसर करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि हेडिंग्स को याद करो और उसके अंदर जो डिटेल है उसको पढ़ो, समझो और अपने ओन वर्ड्स में लिखो। तो चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को और आसान। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है बच्चों, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जॉल्व रेन। एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी 1834 में। जब नेपोलियन यूरोप के अलग हिस्सों को जीत रहा था, अलग अलग हिस्सों को जीत रहा था, तो उसने जर्मन कल्चर के छोटे छोटे 39 स्टेट्स को जीता और फिर उनका एक ग्रुप बना दिया जिसको कहा गया 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन। अब ये जो स्टेट्स थे बच्चों, यहाँ पर वेट और मेजरमेंट के यूनिट्स स्टैंडर्डाइज नहीं थे और करेंसीज भी 30 चला करती थी। उसकी वजह से यहाँ व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए ज़ॉल्वरेन नाम की एक कस्टम यूनियन बनाई गई प्रशिया के इनिशिएटिव पर। इस यूनिट का इस यूनियन का काम था जो टैरिफ बैरियर हैं उनको एबलिश करना, और इसने ऐसा ही किया बच्चों। और इसने 30 करेंसीज को रिड्यूस करते हुए ओनली 2 रखा, वेट एंड मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज कर दिया और रेलवे नेटवर्क इंप्रूव हुआ। और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो स्ट्रांग हो पाया। ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म हुआ बच्चे, इसी की वजह से एक ग्राउंड प्रिपेयर हुआ कि यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी हो सकता है। जर्मन या जर्मनी भी कोई एक देश बन सकता है। इससे पहले जर्मनी नाम का कोई देश था नहीं बच्चे। तो इसका प्रोसेस कैसे हुआ है उसी को हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। ये एक अलग क्वेश्चन में भी कवर किया जाता है, बट फिलहाल हम जर्मन यूनिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से इसको सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। 1848 में जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया बच्चों, और इसका नाम पड़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर था जहां पर के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए। और अब बैठे कहाँ, क्योंकि पार्लियामेंट नाम की कोई जगह तो थी नहीं, तो इसलिए उस शहर में एक सेंट पॉल नाम से चर्च था जो कि इतना बड़ा था कि ये सारे लोग बैठ करके डिस्कस कर सके। क्योंकि एक कंट्री बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया और डिसाइड किया कि हम कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मॉडल पर चलाएंगे, जिसमें कि राजा हेड होता है लेकिन सारे डिसीजंस पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं। बट अफसोस कि इन्होंने जो क्राउन ऑफर किया वो किया प्रशिया के राजा को। उस समय प्रशिया का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, और उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और बाकी राजाओं का साथ दिया जो कि कंजर्वेटिज्म को चाहते थे, पुराने ऑर्डर को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि राजा अगेंस्ट हो गया, मिलिट्री अगेंस्ट थी, एरिस्टोक्रेसी यानी कि जंकर्स यानी कि बिग लैंडलॉर्ड्स वो भी इसके अगेंस्ट थे। और चूंकि इस पार्लियामेंट ने वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया था, इसीलिए उनका सपोर्ट भी इनके साथ नहीं रहा। फाइनली ट्रूप्स बुलाए गए, यानी कि पुलिस बुलाई गई और इनको जबरदस्ती निकाल दिया गया, और ये एक अनसक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं जहां से यूनिफिकेशन हो सका। प्रशिया एज द लीडर ऑफ यूनिफिकेशन। अब 1848 जिसमें कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, इसके बाद से पूरे यूरोप में ही एक कॉमन चीज़ देखी गई कि जो ये नेशनलिज्म है, देशभक्ति की भावना है, ये डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से हटने लग गई। आम लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने से बचने लग गए, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया था बच्चों। 1789 से ये शुरू हुआ था और तब से चलते चलते
1848 आ गया तो मे भी लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा अब इसमें। और जो किंग थे उन्होंने इस चीज़ को अपने हाथ में ले लिया कि वो देशों को यूनाइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं जर्मनी। तो जो प्रशिया का राजा था उसने अपने हाथों में जर्मनी का यूनिफिकेशन ले लिया, और जो लिबरल इनिशिएटिव था वो तो फेल हो चुका था ऑलरेडी, हमने अभी देखा पढ़ा, प्रेसिडेंट मोनार्की, मिलिट्री और जंकर्स के द्वारा। लेकिन आने वाले समय में जो प्रशिया का राजा हुआ उसको लगा कि अब उसको जर्मनी को एक करना चाहिए और ये उसके भी फायदे के लिए अच्छा रहेगा। सो प्रशिया इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, और उन्होंने अपनी पावरफुल आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को एक किया। स्पेशली इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है बच्चों, वह है ऑटो वॉन बिस्मार्क का रोल। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, साथ ही साथ ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मनी को इसी ने एक किया। इसके लिए उसने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, वॉर और डिप्लोमेसी को अपनाया, ना कि लिबरल तरीके से, यानी कि कोई प्रोटेस्ट कर करके, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना करके जर्मनी को एक नहीं किया। इसके लिए उसको 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, द 3 वॉर्स। बच्चों जो जर्मनी एक किया गया वो कुल मिला के 4 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था, एक हिस्सा डेनमार्क के पास, एक ऑस्ट्रिया के पास और एक फ्रांस के पास था। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने युद्ध किए और तीनों ही लड़ाइयों को जीता। एंड आफ्टर प्रशियन विक्ट्री ये पक्का हो गया कि अब जर्मनी एक कंट्री है, एक नेशन है। 6th पॉइंट, फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो ऑन 18 जनवरी 1871, अगर आपको इतना सब याद नहीं रहता है बच्चों तो सिर्फ 1871 याद रख सकते हैं। उस समय जो प्रशिया का राजा था उसका नाम था केजर और काइजर विलियम फर्स्ट। सो ही वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। अब जर्मनी भी उसके पास आ गई, प्रशिया ऑलरेडी थी ही, तो उसको एम्परर कहा गया। ये सारा इंसिडेंट और इवेंट हुआ पैलेस ऑफ वर्साई के हॉल ऑफ मिरर में। एंड इस तरीके से बच्चों जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल आंसर। चलिए एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने तो इतना बड़ा आंसर बता दिया, अब आप इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करना बच्चों बहुत आसान रहेगा आपके लिए। बस ध्यान रखें कि आपको हेडिंग्स याद करनी है। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बाय फॉर्मिंग जोल्बरेन। सेकंड, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, जिसमें जो लिबरल्स थे उन्होंने कोशिश की कि वो जर्मनी को एक देश बना सकते हैं। थर्ड, प्रशिया एज द लीडर ऑफ यूनिफिकेशन। प्रशिया ने यहां लिबरल्स के हाथों से जो लीडरशिप थी वो ले ली और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए इनिशिएटिव ले लिया। फोर्थ पॉइंट, अब इनिशिएटिव तो ले लिया लेकिन करेगा कौन ये काम? तो जो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसने ये काम किया वॉर के थ्रू, पावर के थ्रू। 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी बच्चों उसको। 5वां पॉइंट, जो कि डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से थी। इसमें डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली उसने तीनों ही युद्ध जीते और जर्मनी यूनिफाइड हो गया। है ना आसान? पहला जोल्बरेन, दूसरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तीसरा प्रशिया ने लीडरशिप ली, चौथा ऑटो वॉन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी गई, 5वां 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई जो कि उन्होंने जीत ली और जो जर्मनी है वो यूनाइट हो गया। अब अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है और कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों, वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि पिछले सालों में यही सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और किस तरीके से पूछा गया है। चलो चलते हैं PYQs की ओर। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये 2000
15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 24 में आया है, यानी बार बार रिपीट वैल्यू बहुत है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, वापस से बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज़ोल्वेरेन इन जर्मन यूनिफिकेशन, ये 2016 में और 2024 में आ चुका है। सिंपल है, एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी जिसने के टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया, 30 करेंसीज से 2 करेंसीज रखी और वेट एंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन, ये तो बिल्कुल सेम है बच्चों। सो इन शॉर्ट ये था आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, आपने कुछ लर्निंग ली होगी। अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग। बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।